Welcome back, everybody. This is our third class in NEET previous year questions for chapter Work, Energy and Power of class 11th. Before this, we have made two videos in this series, and all of those videos can be found on our channel. Name of channel is Point Basics. Do hit like, share, and subscribe button if you find it useful. And there is a playlist specifically dedicated for NEET PYQs. Name of the playlist is NEET Previous Year Questions. So you can go and check it out all over our videos, and if you found them useful, then do like these videos, share, and subscribe to our channel. We have also started similar series for JEE Mains previous years, and those also can be found on their dedicated playlist. So if you found this stuff useful, do like, share, and subscribe. And also, if you like to support us, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to get you new books, new question papers, or better material, and also we can get a better computer hardware, so our future video can be in better resolution, like in 4K or 2K something. So with this hope, let's start today's video. We have completed up to question number 40, I think. And yes, we have completed up to question number 40. We have completed up to this question. Now we will move forward. So as per statement, a chain of mass m and length l is placed on a table in such a way that 1 by nth part is hanging below the edge of the table. Work done टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन इज मीन्स उस पार्ट को आपको ऊपर लेके आना है, तो उसमें वर्क डन बताना है. तो लेट अस पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये हमारे पास एक टेबल है और इसमें हमारे पास एक चेन है जिसका कुछ पार्ट नीचे की तरफ हैंग कर रहा है. सपोज ये हमारी चेन है और इसका एक पार्ट ऐसे नीचे की तरफ हैंग कर रहा है. जो चेन की टोटल लेंथ है दैट इज एल. सो अगर टोटल लेंथ एल है और उसका 1 बाय nth नीचे हैंग कर रहा है, तो जो ये वाले डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी एल बाय एन, और जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी एल माइनस एल बाय एन. नाउ बिकॉज ये कंटिन्यूअस बॉडी है, जो आपकी चेन है वो कंटिन्यूअस बॉडी है, पॉइंट मास नहीं है. अब तक जो आप मोस्टली क्वेश्चन करते हो वो आप एक पॉइंट मास सिस्टम के लिए करते हो, या फिर अगर आप उसको पॉइंट मास नहीं है, जैसे अगर आपके पास एक स्फेयर होता है या बॉल होती है, तो आप उसका सेंटर मान लेते हो कि वो इसका सेंटर यहाँ पे है और उसके हिसाब से सभी कैलकुलेशंस करते हैं. तो बिकॉज ये कंटिन्यूअस बॉडी है और इसका जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म ही होता है मोस्टली केसेस में. अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो आपको प्रोवाइडेड होता. सो इसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेंगे कि अगर ये L बाय एन की लेंथ है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में कहीं बीच में लाई करेगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा L बाय 2n, इस डिस्टेंस का हाफ. नाउ हमारे पास इसकी हाइट आ गई, मीन्स या डेप्थ आप इसको बोल सकते हो कि वो इतना नीचे हैंग कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, और उसका हम मास निकाल देते हैं. मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इट विल बी, टोटल मास कितना है m, उसको हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी लेंथ है दैट इज L बाय एन. सो हैंगिंग पार्ट का मास आ जाएगा m बाय एन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के, मीन्स ये हैंग कहाँ पे कर रहा है L बाय 2n पे. इसको आप कुछ ऐसे कंसीडर भी कर सकते हो कि ये आपके पास एक ग्राउंड है और यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप, जिसका मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M बाय एन, और जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है L बाय 2n, और ये बॉल क्या है, पॉइंट मास है. सो जस्ट अब आपको ये बताना है कि इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. एज पर क्वेश्चन ये बताना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने में. सो
अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है देन जस्ट सिंपल, जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी चेंज इन टोटल एनर्जी। कि एक बार आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी टोटल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अब दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी जीरो होगी, मीन्स आपने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ओनली चेंज किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और वो कितना होगा, एम जी टाइम्स हाइट, दैट विल बी एल बाय 2n, सो इट विल बी एम जी एल बाय 2n, ये आ जाएगा वर्क डन। और अगर हम कंपेयर करें, सो जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 300 जूल ऑफ वर्क डन इन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, ये बताना है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया गया। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक हो गया हमारे पास 2 kg का। अब हम जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमने इसको कोई क्या देना पड़ेगा, कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको, या हमें इसको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो और एक टाइम के बाद जो आपकी वेलोसिटी है वो फिनिश हो जाएगी, बिकॉज जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव वर्क करता है। ओके, सो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे नेगेटिव वर्क करेगा, और फाइनली आप किसी हाइट पे पहुंचते हो, जो कि हाइट यहाँ पे मेंशन है, दैट जो हाइट आपको मिली है दैट इज 10 मीटर है, वो हाइट की वैल्यू 10 मीटर है। अगर हम इसका सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, तो ये जो आपको हाइट मिली है दिस इज 10 मीटर। ओके, तो अब ये बताना है कि हमें वर्क डन अगेंस्ट कितना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमने कितना वर्क डन किया। सो अगर हम इसको बोलते हैं पॉइंट ए और यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट बी, सो वी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है अगर वो हम अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी प्लस फ्रिक्शन वर्क। कि ए से बी तक जाने में जो ए पे एनर्जी है इक्वल्स टू बी की एनर्जी प्लस जो फ्रिक्शन में वर्क किया गया है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो ए पॉइंट पे एनर्जी थी माइनस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन पे जितना वर्क किया जाएगा जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। नाउ ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, जितना आपने वर्क दिया है उसको 300, बिकॉज पोटेंशियल तो जीरो है और काइनेटिक ये इतनी ही होगी, माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन की वाला वर्क हो जाएगा इक्वल्स टू बी पॉइंट पे एनर्जी। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है जो हम उसको रेस्ट पे मानेंगे बिकॉज वो यहीं तक पहुंच पाता है, तो बी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल होगा mgh, मास इज 2, ग्रेविटी इज 10 और h इज अगेन 10, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। सो 300 माइनस फ्रिक्शन का वर्क इक्वल टू 200, और यहाँ से 300 माइनस 200 इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इट विल बी 100 जूल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A shell in flight explode in 4 unequal parts. Which of the following conserved? So वो 4 unequal parts में ब्लास्ट हो जाता है, तो कौन सी चीज कंजर्व रहेगी? तो आपको ये पता है कि मोमेंटम तो ऑलरेडी कंजर्व रहता ही रहता है। नाउ कमिंग टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो बिकॉज यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, तो एज सच जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी अकेली कभी कंजर्व नहीं रहती, हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है मींस
उसमें काइनेटिक भी कंजर्व होगी और पोटेंशियल भी कंजर्व होगी। बट अगर काइनेटिक कंजर्व नहीं है तो पोटेंशियल अकेली कंजर्व नहीं रह सकती। मींस अगर काइनेटिक कंजर्व नहीं है तो पोटेंशियल भी कंजर्व नहीं होगी। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओनली हमारे पास मोमेंटम बचता है। नाउ अभी आप में से किसी को डाउट आ सकता है कि सर अभी आपने बोला कि अगर काइनेटिक कंजर्व होगी तो पोटेंशियल भी कंजर्व होगी, तो इसका ऑप्शन डी भी तो हो सकता है कि दोनों ए एंड सी दोनों कंजर्व हो जाए, पोटेंशियल भी कंजर्व हो जाए, काइनेटिक भी कंजर्व हो जाए। तो इन दैट सिनेरियो, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि ए शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मींस स्टार्टिंग में जो आपका शेल है वो कहीं पे रखा होगा, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ जब वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन सबके पास वेलोसिटी होगी v1, v2, v3, v3, v4। और अगर आप इनका सम करोगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से, बिकॉज ये एक स्केलर आता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वेलोसिटी नहीं होती, वी स्क्वायर करके सब पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे आपके पास फाइनली एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। मींस स्टार्टिंग में आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कोई वैल्यू आ जाएगी 2 जूल 3 जूल समथिंग, कुछ भी आ सकता है, बट वो 0 नहीं होगी बिकॉज स्क्वायर टर्म्स की वजह से। मोमेंटम 0 हो सकता है बिकॉज मोमेंटम में वेलोसिटीज के हम क्या लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में हम इनके स्केलर सम लेते हैं, तो दैट्स वाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती। सो यहाँ से आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर काइनेटिक कंजर्व नहीं है तो पोटेंशियल भी कंजर्व नहीं हो सकती। दैट्स वाई ओनली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। So next question, the potential energy between two atoms in a molecule given by, ये potential energy का formula है, A और B positive constant है, distance between the atoms when atoms are in इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जब उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था हमारे इसी चैप्टर की, कि अगर आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो जब आप किस पे हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक तो जो फोर्स होगा वो 0 होगा और सेकंड जो यू होगा वो मिनिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ? जो फोर्स होगा इट विल बी माइनस डी यू बाय डी आर, ऐसे आप इससे फोर्स बना सकते हो। और अगर आपको u को मिनिमाइज करना है तो व्हाट वी डू, हम डी यू बाई डी आर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से उसको 0 पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि किस वैल्यू के लिए डी यू बाई आर मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। बट नॉर्मली एक ही पॉइंट आता है, तो एक ही पॉइंट जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो व्हाट वी डू, यहाँ से हम इसका जस्ट एक डेरिवेटिव कर देते हैं, और यहाँ पे x में इक्वेशन गिवन है तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू -12a(x13), और ये कैसे आएगा, जो a बाय एक्स 12 है इसको आप a बाय एक्स a इंटू एक्स माइनस 12 लिख सकते हो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे -12 आगे आ जाएगा, x सॉरी a एज इट इज, और x के लिए -12 -1, सो इट विल बी -12a(x-13), और इसको आप लिख सकते हो -12a/x13। सो ऐसे ही आ जाएगा। और सिमिलरली इसके लिए कर सकते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव 6b/x7, और अभी आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे पॉइंट सॉल्व करने के लिए। सो x13 प्लस 6b/x7 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाता है इक्वल्स टू 6b/x7, यहाँ से आप इसको 2 पे कर सकते हो। सो 2a/b इज इक्वल टू x पावर 6, और यहाँ से x आ जाता है 2a/b पावर 1/6। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको फर्दर वेरिफिकेशन करना है तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो, और उस सेकंड डेरिवेटिव पे जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मींस ये मिनिमा होगा। आगे बढ़ते हैं। A car moving with speed of 40 km per hour can be stopped after 2 meters by applying the brakes. If say car is moving with speed of 80 km/h, what is the minimum stopping distance?
सो इस टाइप के क्वेश्चन में वी नो दैट ये इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जो कार मूव कर रही है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो ये हो जाएगी 0। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास इक्वेशन बच जाती है बोथ सिनेरियो के लिए, पहले वाले के लिए भी जब स्पीड 40 है और दूसरे वाले के लिए जब स्पीड 80 है। नाउ जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, ब्रेक की वजह से हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ब्रेक्स हैं वो इवनली वर्क करेंगे, मींस 80 पे भी वैसे ही वर्क करेंगे और 40 पे भी वैसे ही वर्क करेंगे। सो जो यू स्क्वायर है यहाँ पे सिंपली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के, बिकॉज टू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन को हम इधर लेके एडजस्ट कर देते हैं। सो यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मींस जब 40 की वेलोसिटी है तब डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो जब 80 की वेलोसिटी होगी तब डिस्टेंस सपोज x, दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी फिनिश हो जाएगी। 40/80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x, और यहाँ से जब it will be 1/2, 1/2 square is 1/4 is equal to 2/x, और x is equal to 8 मीटर। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. When spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it. So जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन, नोट लेंथ, एक्सटेंशन। सो u क्या है, हाफ के, x की वैल्यू 2 गिवन है, सो 2 स्क्वायर, और इसको आप सोल्व कर सकते हो, इट विल बी 4 2k, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 2k। नाउ u डैश जब एक्सटेंशन हो जाती 8, सो 8 स्क्वायर इट विल बी 64/2 इन 32k। तो आप इसको लिख सकते हैं एज ए 16 इंटू 2k, और 2k किसके इक्वल है, u के, सो 16u। तो जो नई एनर्जी होगी इट इज 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two similar springs P and Q having spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. So Kp is greater than Kq. यहाँ से हम लिख सकते हैं that Kp by Kq is greater than 1. They are stretched first by same amount, then by same force. Work done in springs related as, means हमें दोनों ऑप्शंस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले क्या है, बाय सेम अमाउंट, तो हम केस ए करते हैं पहले, बाय सेम अमाउंट मींस जो एक्सटेंशन होगी वो दोनों के लिए x रहेगी, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर है, सो WP हो जाएगा हाफ KP x स्क्वायर, और WQ हो जाएगा हाफ KQ x स्क्वायर, दोनों के एक्सटेंशन सेम है, तो यहाँ से WP/WQ हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कैंसल, x स्क्वायर से x कैंसल, सो इट विल बी KP/KQ, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1, मींस W ऑफ P इज ग्रेटर देन W ऑफ Q। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन है पहले सिनेरियो में जो हमारा मैच करता है, सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट, और उसके हिसाब से WQ इज ग्रेटर देन WP होना चाहिए सेकंड केस में। तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर रेफरेंस केस बी, व्हेन स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, सेम फोर्स, तो सेम फोर्स से अगर करें हम तो फोर्स वाला फॉर्मूला लेंगे, F इज इक्वल टू के एक्स वाला, सो F इज इक्वल टू के क्यू एक्स क्यू, सॉरी P, हम पहले P लेते हैं, के पी एक्स पी, एंड F इज इक्वल टू के क्यू एक्स क्यू। तो यहाँ से जो x ऑफ P की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी F बाय के पी, और यहाँ से x ऑफ Q की वैल्यू आ जाएगी F बाय के क्यू। सो अगेन W ऑफ P हो जाएगा हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर, और इट विल बी हाफ के पी एफ स्क्वायर बाय के पी स्क्वायर
के पी से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो एफ स्क्वायर बाय 2kp, और W ऑफ क्यू आएगा, लेट मी मेक इट स्लाइटली थिनर, हाफ k क्यू x क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k क्यू x क्यू की वैल्यू अगेन उसका स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय k क्यू का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इट विल बिकम एफ स्क्वायर बाय 2k क्यू। डिवाइड करते हैं, WP बाय WQ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 2kp मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर 2kq। सो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये गेट हमें अब आता है k क्यू बाई के पी, और जो के पी बाई के क्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 1। तो इस सिनेरियो में जो WP है इज लेस देन WQ, तो जस्ट उसका रिवर्स, और मींस WQ इज ग्रेटर देन WP एज पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A block of mass m attached to a lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and force constant K. Mass is released from the rest with spring initially unstretched. Starting में spring unstretched है. Maximum extension produced in the length of the spring will be, कि spring की spring में maximum extension कितनी हो सकती है। So for that पहले हम कि सपोज कीजिए ये हमारे पास सीलिंग है, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है और इस पे हमने एक मास अटैच कर दिया mg, तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये कैपिटल M है सॉरी, और स्प्रिंग के बारे में कुछ नहीं गिवन तो हम स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं। सो फ्रॉम दिस क्या होगा, जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट विल बी F। सो यहाँ से, और स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगी, सो जो फोर्स होता है दैट इज kx होता है स्प्रिंग के लिए, सो k ऑफ x इज इक्वल टू mg होता है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है mg बाय k। तो आप ये देख के आंसर टिक कर दोगे, नहीं तो ऐसा नहीं है, तो ये होती है स्टेबल लेंथ, कि जब पूरा सिस्टम स्टेबल पे होगा, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, तब जो लेंथ होगी उसको बोला जाता है स्टेबल लेंथ, और उसमें x की वैल्यू mg बाय k होती। नाउ सो ये तो होगी स्टेबल लेंथ। नाउ अब अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है तो हम सपोज कर देते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो है x डैश, मींस ये है, ये स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया, और मैक्सिमम स्ट्रेच कब होगा, जब आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाके रिलीज कर दोगे। जब आप इसको थोड़ा सा नीचे जाकर रिलीज करोगे तो ये ओसिलेट होना स्टार्ट होगा, और जब वो ओसिलेट होगा तब वो अपनी मैक्सिमम लेंथ तक पहुंचता है। सो सपोज अभी अपनी मैक्सिमम लेंथ तक पहुंचा हुआ है, और वो मैक्सिमम लेंथ क्या है, एक्स डैश है, ये इसकी मीन पोजीशन थी यहाँ पे, और ये अभी एक्स डैश पोजीशन तक नीचे गया हुआ। तो जब अपनी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगी, जो आपका ये मास है ये नीचे की तरफ गया है एक्स डैश, इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। सो मास की या कैपिटल M के अंदर जो चेंज इन एनर्जी आएगा पोटेंशियल में दैट विल बी mg x डैश इक्वल टू हाफ kx डैश स्क्वायर, बिकॉज स्प्रिंग के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ से अगर आप x डैश की वैल्यू निकालते हो इट विल बी 2 mg बाय k, और ये क्या हो जाएगा, डबल होगा x का। सो आंसर विल बी 2 mg बाय k, नॉट mg बाय k, बिकॉज जो mg बाय k है ये है स्टेबल लेंथ, मींस सिस्टम इसमें इक्विलिब्रियम में आ जाता है, बट इक्विलिब्रियम में आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलने वाली, मैक्सिमम लेंथ आपको मिलेगी ओसिलेशंस में, और ओसिलेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, और उससे आपके पास आता है 2 mg बाय k। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एक वर्टिकल फोर्स ऑफ spring of force constant K is fixed on a table, a ball of mass m at height h above
the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance d. Net work in the process के अंदर हमें वर्क डन बताना है. So first we draw the diagram कि स्टार्टिंग में आपके पास एक बॉल है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग इस पोजीशन में, और हम स्प्रिंग को थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट बना लेते हैं सो दैट बॉल इसके ऊपर आके टिक सके. तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम स्टेबल है. नाउ लेट मी कॉपी दिस. क्या होता है अब ये कुछ टाइम के बाद है कि जब जो आपकी बॉल है वो इसके ऊपर यहाँ पे आती है. अब जब बॉल इसके ऊपर यहाँ पे आ रही है तो इसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है. जैसे ही इसको टच करने वाली है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी से क्या होगा कि जो आपका स्प्रिंग है थोड़ा कंप्रेस होगा और यहाँ पे आपकी बॉल और स्प्रिंग दोनों एक दूसरे के साथ किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे. स्टार्टिंग में बॉल आपकी यहाँ पे थी और ये हाइट है जो बॉल और स्प्रिंग के बीच में, ये है h. सपोज जो फर्दर डिस्टेंस कवर किया जाता है बॉल और स्प्रिंग के द्वारा दैट इज d. ओके, तो बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले बॉल इस हाइट पे थी, बॉल ने टोटल ये जो डिस्टेंस कवर किया इट इज h प्लस d. सो बॉल की एनर्जी में कितना चेंज आया, बॉल की एनर्जी के अंदर चेंज आया mg इंटू h प्लस d. और जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हुआ दैट इज d कंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ के डी स्क्वायर. हाफ के एक्स स्क्वायर होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके अंदर हाफ के डी स्क्वायर जो है वो स्टोर होगा. सो जो नेट वर्क डन होगा इस प्रोसेस के अंदर वो क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. कि इसमें से ये बॉल की एनर्जी थी, इसमें से आपने स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर हुआ वो उसको माइनस कर दिया, तो जो आपके पास बचता है दैट विल बी द फाइनल वर्क डन इन दिस प्रोसेस. तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब स्प्रिंग नीचे जाएगा तब भी कोई डिस्टेंस कवर होता है d, और वो d आपको बॉल की हाइट में भी ऐड करना है बिकॉज बॉल भी उतना डिस्टेंस मूव करती है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So a mass of 0.5 kg moving with speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface है, देखिए यहाँ पे लिखा है, means no rotation, कोई रोटेशन नहीं होगा, ओनली क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन. collides with a nearly weightless spring weightless है, उसका फोर्स कांस्टेंट गिवन है. द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन है तो आपको एनर्जी वाला सिस्टम यूज करना है. तो जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इट विल बी m बाई k इंटू वी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x. सो मास इज 0.5 यानी कि हाफ, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 50 मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर. 1.5 इंटू 1.5, इसको आप बाय 10 लिख सकते हो, इसको भी आप बाय 10 लिख सकते हो. सो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और इसका अंडर रूट आप बाहर निकालोगे तो एस सिंपली 15 आ जाएगा. ये हो जाएगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट आप 100 आ जाएगा. सो इट विल बी 0.15 मीटर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by. तो हमें यहाँ पे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट देना है. तो जो स्प्रिंग्स हैं वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं कि जैसे आप उनको सीरीज में करोगे तो वो उनसे रिवर्स वर्क करते हैं. लेट मी शो यू हाउ.
जैसे अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, अगर आप दोनों को सीरीज में करो लगाओगे तो वो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। जो स्प्रिंग्स है उनके साथ रिवर्स है, अगर आप उनको सीरीज में लगाओगे तो वो 1/r में ऐड होंगे, मीन्स 1/r और 1/r2। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k1 और k1 और k2 है, और इनको सीरीज में जोड़ा गया तो फाइनल स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। इट विल बी k1 k2 बाय k1 प्लस k2, और अब आप ये किसके इक्वल होगा 1/k के, और इसका रिवर्स कर देंगे तो k1 k2 बाय k1 प्लस k2। सो ऑप्शन डी। ये वाला ऑप्शन कब आएगा? जब दोनों को पैरेलल में लगाया जाएगा, तब दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे जो लेंथ है वो अनचेंज रहती है। बिकॉज जो k है फोर्स होता है, इट इज के एक्स, तो ये k और x यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट रिड्यूस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होता है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When a long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If spring is stretched by 10 centimeter, then potential energy stored will be. So potential energy के लिए फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और k एज इट इज रखेंगे, x is 2 into 2, so it will be 2k। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। और अब नई जो स्ट्रेचिंग है दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो u डैश इज इक्वल टू हाफ k 10 स्क्वायर एंड 100, इट विल बी 50k। और इसको लिख सकते हैं आप 25 इंटू 2k, और 2k किसके इक्वल है? u के। सो 25 ऑफ u, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two springs A and B having spring constant Ka and Kb are stretched by applying force of equal magnitude, means equal force लगाया गया है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ईए, एनर्जी इन बी, तो बी की एनर्जी हमें बतानी है। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क कुछ भी हो स्प्रिंग के लिए, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें के गिवन है, हमें एक्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू के एक्स का यूज करेंगे। दोनों में फोर्स इक्वल लगाया गया है, मींस फर्स्ट के लिए हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के ए एक्स ए, और दूसरे के लिए हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के बी एक्स बी। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू आ जाती है एफ बाई के ए, और यहां से एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी एफ बाय के बी। सो जब अगर एनर्जी का हम रेशियो निकालें, सो ई ऑफ ए बाय ई ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर डिवाइड हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल होगा, के ए बाय के बी, जो एक्स ए है उसकी वैल्यू है हमारे पास एफ बाय के ए, तो हम यहाँ से एक्स ए बाय एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो डैट हम सीधा पुट कर सकें। इट विल बी एफ बाय के ए मल्टीप्लाई एफ के बी, सो इट विल बी के बी बाय के ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा के बी स्क्वायर बाय के ए स्क्वायर। सो कैंसल कैंसल, तो ये बचता है के बी बाय के ए। और नाउ जो के ए की वैल्यू है इट इज 2 के बी, सो के बी बाय 2 के बी, और इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू ई ए बाय ई बी। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, तो e ऑफ b इज इक्वल टू 2e ऑफ a, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। At any instant of time t, displacement of the particle is given by, displacement ये given है, so s is equal to 2t minus 1। फोर्स given है 5 न्यूटन। तो हमें ये बताना है इंस्टेंटेनियस पावर, कि इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी। सो पावर के लिए फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ से वेलोसिटी बनाई जा सकती है ds बाय dt इज इक्वल टू 2, 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, 1 का 0, सो पावर विल बी फोर्स इज 5
वेलोसिटी इज 2, इट इज 10, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल यूनिट्स दे तो 10 वाट्स। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 100 किलोवाट। तो 100 किलोवाट का मतलब क्या होता है, जो वाट होता है वाट इज जूल पर सेकंड, यानी कि 100 और किलो का मीनिंग 10⁻³ जूल पर सेकंड, मींस एक सेकंड के अंदर कितनी जूल्स प्रोड्यूस हो रही है, 10⁵ जूल्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड के अंदर। एक आवर में पूछा गया तो हम इसको 3600 यानी एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी 36 इंटू 10⁻7 जूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric lift with maximum load of 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर मींस इसमें लिफ्ट भी और पैसेंजर दोनों आ जाते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम लोड गिवन है 2000 kg, और इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 20,000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 3000 का, सो फ्रिक्शन 3000, पावर बतानी है कि जो मोटर इसको रन कर रही है उसकी मोटर की पावर कितनी होगी। नाउ सपोज कीजिए आपके पास लिफ्ट है, तो लिफ्ट कहीं बंद ही होगी तो वहां पे टेंशन होगी एक टी, जो डाउनवर्ड फोर्स है वेट की वजह से वो कितना है 20,000 न्यूटन, और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा और वो कितना है 3000 न्यूटन। जो टेंशन है मींस टेंशन की टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,000 न्यूटन, और ये टेंशन इज द फोर्स जो मोटर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो मोटर की पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू 20,000 इंटू 1.5 और 15/10, सो 20 एज इट इज 45 मीन्स 430 3450, और ये हो जाएगा इन वाट्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। So water falls from height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. So height given है 60 मीटर, और ये क्या है 15 kg पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी कि dm/dt गिवन है, यहाँ पे मास बाय टाइम है तो dm/dt हमें गिवन है, इट इज 15। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ इनपुट एनर्जी, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस होता है 10% ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमें ये बताना है हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो पावर कितना टरबाइन है जो कितना पावर जनरेट कर रही है, एंड ये है kg पर सेकेंड। अगर आप ये अज्यूम करें कि आपके पास ये हाइट है 60 मीटर की, और यहाँ से एक सेकंड में कितना मास आता है 15 किलो का वेट आता है, तो जब ये वाटर 15 kg जब नीचे आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी मास mgh के इक्वल, बिकॉज काइनेटिक और पोटेंशियल ग्रेविटी के सिनेरियो में कंजर्व रहती है, ऊपर हमारे पास पोटेंशियल होती है, नीचे वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो वैल्यू इतनी रहेगी mgh। सो इट विल बी मास इज 15, g is 10 and h is 60, so it comes out to be 90 into 2 zeros, 9000 जूल्स, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी पर सेकंड। तो पावर कितनी आ जाएगी पर, बिकॉज पावर क्या होती है वर्क बाय टाइम, हम इसको पावर लिखते हैं, पावर हो जाएगी वर्क बाय टाइम, और वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी, और हमें कितनी एनर्जी मिल रही है 9000 जूल, कितने टाइम में मिल रही है एक सेकंड में मिल रही है, सो इट इज 9000 वाट। ओके,
ये हमें 1 सेकंड में मिल रही है, बट इसका 10% क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास इफेक्टिवली कितना बचेगा, 90%। सो इसका 90% हमारे पास एक्चुअल बचेगा। सो इट विल बी 8110 वाट। So option B will be the right answer. So let us move to next question. A particle of mass m starting from rest undergoes a uniform acceleration. So acceleration यहाँ पे uniform given है. Speed acquired in time t is v. The power delivered to the particle is, कि particle पे कितनी पावर डिलीवर की गई है। सो यहाँ पे बोला गया कि टी टाइम में स्पीड कितनी हो जाती है, v, और रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि u इज इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम लगता है t। तो यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। तो u तो 0 है, सो v इज इक्वल टू a, टाइम लग रहा है t, कैपिटल T गिवन है, सो कैपिटल T, और यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा v बाय कैपिटल T। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज v बाय t, और यहाँ पे वेलोसिटी एज इट इज, सो इट विल बी mv स्क्वायर बाय t। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under a टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, आई जी आर वेक्टर्स है। पावर डेवलप्ड बाय फोर्स एट ए टाइम टी, तो टी टाइम पे बताना है कि पावर कितनी डेवलप होगी। तो इस सिनेरियो में सो बिकॉज ओनली आपको फोर्स गिवन है और बाकी चीजें आपको यहाँ पे नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम प्रोसेस क्या यूज करते हैं, हमारे पास फोर्स है और मास गिवन है 1 kg, तो हम फोर्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन बनाएंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाएंगे, और देन वेलोसिटी और फोर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, पावर, बिकॉज पावर इज एफ डॉट वी। सो लेट्स डू दिस। तो जो फोर्स है इट इज 2ti प्लस 3t स्क्वायर जी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, और मास इज 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 3t स्क्वायर जे, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt के इक्वल, तो यहाँ से dv की वैल्यू आ जाएगी 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे इंटू dt। दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ में, तो यहाँ से v आ जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर इंटू आई, प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा टी क्यूब इंटू 6। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो अब हम जस्ट डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं फोर्स और वेलोसिटी का। सो 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे, ये फोर्स हो गया, डॉट टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे, ये हो गया वेलोसिटी। तो 2t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t क्यूब, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, प्लस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब, सो इट विल बी 3t6, so 3t5, 2 plus 3 5, so option C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट विल बी टुडेज लास्ट क्वेश्चन। A particle of mass is driven by a machine that delivers constant power k watts, वो k watts देती है। Particle starts from rest, force on the particle at time t is, तो t टाइम में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमें वो बताना है। सो पावर इज k वाट, यानी कि जो फोर्स इंटू वेलोसिटी है, आप उसका इक्वल टू पावर इक्वल टू हमें k गिवन है। रेस्ट से स्टार्ट होता है पार्टिकल, यानी कि u की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो हमें यहाँ पे फाइनली फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ बिकॉज यहाँ पे एक गिवन है कि पावर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर है, और कितने टाइम तक जाती है, t टाइम तक। सो अगर वो 1 सेकंड में, बिकॉज जो पावर होती है वो 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी है उसके इक्वल होती है, तो 1 सेकंड में हमें k जूल्स मिलता है, तो t टाइम तक हमें कितना मिलेगा, kt जूल्स हमें मिलेगा। तो ये हो गई एनर्जी जो पार्टिकल को मिलेगी। अब जो पार्टिकल है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा,
सो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमें एनर्जी मिली ये किसके इक्वल हो जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की, इट विल बी 2 kT बाय m होल अंडर रूट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, सो इन दैट सिनेरियो हम जो टाइम है उसको डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करके एक्सेलरेशन नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे, dv बाई dt लेंगे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं होती तो आप v बाई t डायरेक्टली कर सकते थे, बिकॉज ये टाइम का फंक्शन है तो वी विल dv बाई dt डेरिवेटिव हम यहाँ पे करेंगे। सो जो 2k बाय m और ये अंडर रूट है ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे t की पावर हाफ है, तो t की पावर अगर हाफ है तो ये आगे आएगी एंड इंटू टी रेज्ड पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, अगर हम इस हाफ को अंदर ले जाएं तो इट विल बी k बाय 2m इंटू टी रेज्ड पावर माइनस हाफ, और नाउ फ्रॉम दिस जो फोर्स हो जाएगा इट विल बी मास टाइम एक्सेलरेशन, सो m इंटू k बाय 2m टी रेज्ड टू पावर माइनस हाफ, एंड फ्रॉम हेयर इट विल बी, m को आप अंदर ले जाओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और उससे m कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी mk बाय 2 टी रेज्ड टू पावर माइनस हाफ। दैट्स हाउ जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द, ओ सॉरी नॉट सी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया वो आपको यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वहाँ पे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी अदर वीडियोस को। एंड इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग टू अस, टू वांट टू सपोर्ट अस, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर बुक्स और एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, जिससे हम फ्यूचर में आपके लिए और भी बेटर वीडियोस लेके आ पाएंगे। सो विद दिस वी हम आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।